बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 28 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Mandari Faisalabad. Dear students, आज हम एक्सरसाइज 10.8 मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ उसका लास्ट क्वेश्चन जो है उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दिया हुआ है। एक्चुअली 3 लीनियर इक्वेशंस हैं इसमें अब, यानी पहले क्वेश्चंस जो आपने इस एक्सरसाइज के किए हैं उनसे ये इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि यहाँ पे अब हमें 3 इक्वेशंस हैं और 3 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x, y और z, और उनकी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंस है, और वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा t है। इसको जो है वो इसके सॉल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 3 इक्वेशंस का सिस्टम दिया हुआ है। d2x बाई dt स्केयर प्लस dy बाई dt माइनस y इज इक्वल टू 0, 2dx बाई dt प्लस dz बाई dt माइनस x माइनस z इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड वन इज़ dx बाई dt प्लस dy बाई dt प्लस 3x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। सो हमने इसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर d2x बाई dt स्केयर प्लस dy बाई dt माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी एज इट इज़ उनको जो है वो तीनों को हमने लिख लिया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो x, y और z हैं, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है। सो पिछले क्वेश्चंस की तरह ऑपरेटर नोटेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। यूजिंग द ऑपरेटर नोटेशन d इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज। तो जो दिया गया सिस्टम है आप उसको लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन जो है उसमें जो ऊपर स्क्रीन पे गुजरी भी है वो d2x बाई डी टी स्केयर है ना, तो वो जो d2 बाई डी टी स्केयर है वो फिर कैपिटल D स्केयर आपका बन गया ऑपरेटर, चूँकि हमने ऑपरेटर नोटेशन कैपिटल D इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी को इस्तेमाल किया है। तो पहली इक्वेशन ऑपरेटर फॉर्म में फिर आपके पास बन गई d2x प्लस dy माइनस y इज इक्वल टू 0, या d2x प्लस इन दोनों में से अगर आप y को जो है वो बाहर लिखते हैं तो अंदर d माइनस 1 जो है वो आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। चूँकि ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना ली है, पहले x वाली रकम है फिर y वाली रकम है। ऊपर जो सेकेंड इक्वेशन आपकी गुजरी है उसको ऑपरेटर फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो वो हमारे पास बनती है 2dx प्लस dz माइनस x माइनस z इज इक्वल टू 0, या 2dx ये x वाली टर्म है और ये x वाली टर्म है, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ये 2dx माइनस x प्लस dz माइनस z, इन दोनों को भी हमने इकट्ठा कर लिया और इन दोनों में से भी बाहर z को लिखा जा सकता है और इन दोनों में से बाहर x को लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2d माइनस 1 x प्लस d माइनस 1 z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और थर्ड इक्वेशन जो ऊपर गुजरी है वो ऑपरेटर फॉर्म में हमारे पास dx प्लस dy प्लस 3x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। इसमें अब x, y और z तीनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं। सो आप x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, dx प्लस 3x, इसी तरीके से y वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें तो वो dy माइनस 4y, और एंड पे z वाली रकम को आप जो है वो एज इट इज़ रहने दें। तो इन दोनों में से आपका x बाहर लिखें तो अंदर d प्लस 3x, इन दोनों में से y अगर बाहर लिखें तो d माइनस 4y, और ये 3z इज इक्वल टू 0। सो गोया कि ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, ये जो ऑपरेटर फॉर्म में हमें अब इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 जो मिली हैं इनका सोल्यूशन अब हमने फाइंड आउट करना है, और हमने x, y और z इन तीनों की वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट करना है, और ये ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल t की शक्ल में इनके आंसर्स आएंगे। सो ये वाली इक्वेशन जो 1 है, ये 1, 2 और 3 इन तीनों को आप मद्देनज़र रखें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3, ये जो 2 है ना ये x और z की शक्ल में है, राइट। ये x और z की शक्ल में है, तो ज़रा यहाँ पे देखें तो z का कोएफिशिएंट क्या है भला, 3 है ना। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 3
तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 इंटू 2d माइनस 1x प्लस 3d माइनस 1z इज इक्वल टू 0, उसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये हमने 3 के ऊपर जो है इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? z का कोएफिशिएंट देखते हुए, राइट। अब इधर z के साथ था d माइनस 1, इधर z के साथ था 3, तो यहाँ पे तो हमने 3 लगा दिया z के साथ। अब d माइनस 1 इस z के साथ भी आना चाहिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेटिंग d माइनस 1 ऑन इक्वेशन नंबर 3 वी हैव d माइनस 1 d प्लस 3x प्लस d माइनस 1 d माइनस 4y प्लस 3d माइनस 1z इज इक्वल टू 0। तो ये आप इसको फर्दर जो है वो थोड़ा सा करें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये डी स्केयर प्लस 3d माइनस 1 और माइनस 3 डी स्केयर प्लस 3d माइनस d माइनस 3x, और इन दोनों को भी अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये डी स्केयर माइनस 4d माइनस d प्लस 4y, और ये एज इट इज़ मैं लिखूँगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो 3d माइनस d जो है वो 2d बन गया प्लस का, और ये टर्म आपके सामने है, और ये y वाली टर्म भी उसी तरीके से डी स्केयर माइनस 5d प्लस 4y प्लस 3d माइनस 1z इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। अब ज़रा आप देखें कि ये जो हमने इक्वेशन नंबर 4 जो बनाई है इसमें z का कोएफिशिएंट है 3d माइनस 1, और जो हमने इक्वेशन नंबर 5 बनाई है इसमें भी z का कोएफिशिएंट है 3d माइनस 1। तो ये है कि दोनों इक्वेशन में से अब z का कोएफिशिएंट जो है वो चूँकि सेम है, सो अगर आप जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को 5 में से तो z वैनिश हो जाएगा और इक्वेशन रह जाएगी x और y में। उसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि क्या मिलेगा। पहले तो आप ये बनाएं, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 5 वी हैव डी स्केयर प्लस 2d माइनस 3x माइनस 3 इंटू 2d माइनस 1x प्लस डी स्केयर माइनस 5d प्लस 4y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। आपने ये x वाली टर्म्स को इकट्ठा किया तो ये फॉर्म बन गई, और y वाली एज इट इज़। इनमें से जो है वो आपने कैंसिल आउट किया 3 को 3 के साथ, और 2d माइनस 6d जो है ये माइनस का 4d बन गया, और डी स्केयर तो गोया x वाली रकम बनी डी स्केयर माइनस 4d प्लस ये y वाली टर्म एज इट इज़, और नेक्स्ट स्टेप में आप डी स्केयर माइनस 4d इंटू एक्स प्लस ये जो है इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो d माइनस 1 d माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6। ये जो है ये इक्वेशन नंबर 6 कहलाएगी। अब ये x और y में इक्वेशन है, ये हमने 2 और 3 को आपस में ऑपरेट करवा के और आपस में मल्टीप्लाई कुछ नंबर से करके तो उनको अरिथमेटिकली कंबाइन करके इक्वेशन बनाई है। ये इक्वेशन आप देखें ज़रा, इसका हम मिलाना चाह रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ। इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट है d माइनस 1, राइट। इसमें क्या है y का कोएफिशिएंट d माइनस 1, और ये जो आपने 7 बनाई है इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है d माइनस 4 आपके पास, और एज इट इज़ जो है ये हमारे पास इक्वेशन अगर आप देखें इसको तो अब इक्वेशन नंबर 1 के और इसके जो है ये जो हमारी 6 है 6 और इक्वेशन नंबर 1 में अगर देखें तो y का कोएफिशिएंट इधर d माइनस 4 है, उधर सिर्फ d माइनस 1 है। तो उसमें इक्वेशन नंबर 1 में और इसमें y का कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए ऑपरेटिंग d माइनस 4 ऑन 1 वी हैव, तो d माइनस 4 जब 1 पर अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगी d माइनस 4 इंटू डी स्केयर एक्स प्लस d माइनस 4 इंटू डी माइनस 1y इज इक्वल टू 0, या इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करें तो d क्यूब माइनस 4 डी स्केयर एक्स प्लस d माइनस 4 डी माइनस 1y इज इक्वल टू 0। इसको आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर 7। अब ये 1 जो थी ये इसको ऑपरेट करवाने से अब ये 7 बन गई। अब ये 6 और 7 दोनों में y का कोएफिशिएंट इसमें और इसमें दोनों में सेम है। सो अगर आप 6 को जो है वो 7 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ x वाली रकम बचेगी, यानी d क्यूब माइनस 4 डी स्केयर एक्स माइनस डी स्केयर माइनस 4d x इज़ इक्वल टू 0। या अगर आप इनको कंबाइन करें तो d क्यूब माइनस 4d स्केयर माइनस डी स्केयर प्लस 4d इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0। फाइनली वी हैव नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन d क्यूब माइनस 5d स्केयर प्लस 4d x इज़ इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 8 कह देंगे।
which is a homogeneous ordinary differential equation in the dependent variable x and independent variable t. So of course ये आपकी मैथमेटिकल मेथड्स की एक्सरसाइज नंबर 10.1 वाला तरीका यहाँ पे यूज़ होगा. इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़, ये जो d वाला जो फैक्टर है ये इक्वल टू 0 आ जाएगा. d सब में से आप कॉमन ले सकते हैं, अंदर d स्केयर माइनस 5d प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो इस माइनस 5d को फैक्टराइज करने के लिए हम माइनस 4d माइनस d लिखेंगे. खैर आपके पास d माइनस 4 d माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो या ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है. तो इनमें से 3 वैल्यूज़ निकली. d की वैल्यू या 0 हो सकती है, या d की वैल्यू 4 हो सकती है, या d की वैल्यू 1 हो सकती है. सो 0 के लिए c1 e रेज़ टू द पावर 0t प्लस इसके लिए c2 e रेज़ टू द, बल्कि मैं इसके पहले यूज़ करूँगा, c2 e रेज़ टू द पावर t प्लस c3 e रेज़ टू द पावर 4t. सो चूँकि e रेज़ टू द पावर 0 1 है, लिहाजा x की वैल्यू आ गई c1 प्लस c2 e रेज़ टू द पावर t प्लस c3 e रेज़ टू द पावर 4t. ये x की वैल्यू जो है वो आपके पास बन गई है. पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. अब हमने ज़ाहिर y z की भी तो वैल्यूज़ निकालनी है ना. इक्वेशन नंबर 1 आप ज़रा क्वेश्चन के शुरू में देखें तो जब मैंने ऑपरेटर फॉर्म में लिखी थी इक्वेशन नंबर 1, तो उसमें x और y वाली टर्म्स हैं सिर्फ. तो गोया कि x वाली जो रकम आपने निकाली है, अगर ये आप उसमें दर्ज कर देते हैं तो उसमें सिर्फ y ही रह जाएगा. उसकी कीमत बासानी निकाली जा सकती है. सो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन 1 क्या थी जी, d स्केयर x प्लस d माइनस 1y इज़ इक्वल टू 0. तो d स्केयर और x की जगह पे आपने जो अभी वैल्यू निकाली है वो पुट कर दें, प्लस d माइनस 1y इज़ इक्वल टू 0. या d स्केयर जब इसका लेंगे डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव t के लिहाज से, तो ये तो कांस्टेंट है इसका 0. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो c2 e रेज़ टू द पावर t ही आएगा, दोबारा लेंगे तो फिर वो ही आएगा. ये लिख दिया. इसका 2 डेरिवेटिव लेने हैं. इसका पहला डेरिवेटिव बनना है, ये 4 ने नीचे उतरना है, तो 4c3 e रेज़ टू द पावर 4t पहला डेरिवेटिव बनना है. फिर दोबारा जब d बाई dt करेंगे तो ये 4 फिर उतरेगा नीचे, तो पहले 4 था और ये वाला 4 दोनों मिलके 16 c3 e रेज़ टू द पावर 4t, और ये एज इट इज़. तो इसको आप इधर ही रहने दें, इन दोनों को दूसरी तरफ आप मूव करवाएं. तो d माइनस 1y इज़ इक्वल टू माइनस c2 e रेज़ टू द पावर t माइनस 16 c3 e रेज़ टू द पावर 4t. आप इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 9. अब ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t. सो इसका सोल्यूशन ज़ाहिर है नॉन होमोजीनियस है, तो y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी की शक्ल में होगा. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए वी हैव टू सॉल्व, ये इसको होमोजीनियस समझते हुए सॉल्व करना है. यहाँ से d की वैल्यू 1 बनती है, तो वाई सी जो है वो c4 e रेज़ टू द पावर t होगा. c3 तक पहले यूज़ हो चुके हैं ना. फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल अगर आप बात करें yp, तो yp हो जाएगा 1 ओवर d माइनस 1, और ये जो इक्वेशन के राइट साइड पे था माइनस c2 e रेज़ टू द पावर t माइनस 16 c3 e रेज़ टू द पावर 4t. ये अलग लग जाएगा इसके साथ, तो yp की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर d माइनस 1 माइनस c2 e रेज़ टू द पावर t माइनस 1 ओवर d माइनस 1 16 c3 e रेज़ टू द पावर 4t. तो अब आप देखें यहाँ पे e का कोएफिशिएंट है 1. डायरेक्टली अगर आप पुट करें तो 1 माइनस 1 बनता है 0. तो इसके ऊपर तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाया जा सकता ना. ये जो 1 ओवर एफ ऑफ डी ई रेज़ टू द पावर ए एक्स बराबर होता है ई रेज़ टू द पावर ए एक्स एफ ऑफ ए, इसके ऊपर तो वो नहीं लग सकता. लिहाजा इसका पहले वो रूल जो होता है कि ऊपर टी आप मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लें, तो इसका d माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 बनता है और ऊपर t मल्टीप्लाई करवा दिए. इसमें e का कोएफिशिएंट है 4 पुट करने से कोई मसला नहीं है. तो ये 16 c3 e रेज़ टू द पावर 4t यहाँ पे आ गया, और ये 4 यहाँ पे हमने पुट किया 4 माइनस 1. तो गोया yp की वैल्यू माइनस c2t e रेज़ टू द पावर t माइनस 16 बाई 3 c3 e रेज़ टू द पावर 4t बन गई है आपके पास. अब y जो कि वाई सी प्लस वाई पी है, तो y की वैल्यू c4 e रेज़ टू द पावर t माइनस c2t e रेज़ टू द पावर t माइनस 16 बाई 3 c3 e रेज़ टू द पावर 4t. y की वैल्यू आ गई. सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 3 वी हैव. तो जो 3 है उसमें x और y दोनों की वैल्यूज़ आपने निकालनी है, वो पुट करें तो सिर्फ z की ही रह जाएगी, वो हम निकाल लेंगे यहाँ से. वो क्या थी इक्वेशन नंबर 3, d प्लस 3x प्लस d माइनस 4y प्लस 3z इज़ इक्वल टू 0. तो 3z को आप इधर रहने दें, ये दोनों उठा के अगर आप दूसरी साइड पे मूव करें तो दोनों के साथ नेगेटिव आ गया. 3z जो है ये बराबर हो गया माइनस डी एक्स
-3x माइनस dy और प्लस का 4y। एक्स वाई की जगह पे इनकी कीमतें लगा दें, ये जो आपको इस स्टेप में नज़र आ रही हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम। ये माइनस डी जो है, डी एक्चुअली डी बाई डी टी है, तो माइनस भी साथ होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये डेरिवेटिव्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से -3 अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाली टर्म्स में, और ये माइनस डी फिर आपने डेरिवेटिव लेना है इसके लिहाज से, और ये +4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इस स्टेप में आपको कुछ टर्म्स जो एक जैसी थी वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होती भी आपको नज़र आ रही हैं। ताहम ये जब आप खुद लिखेंगे ना इस स्टेप को अपनी नीट जब आप बना रहे हैं, तो फिर आपको बसानी इसमें कैंसिल होने वाली टर्म्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो गोया अगले स्टेप में 3z की वैल्यू आ रही है -4c3 e raised to the power 40 -3c3 e raised to the power 40, यानी ये 40 वाली टर्म्स, आगे कांस्टेंट टर्म -3c1, फिर ये टर्म्स -3c2 e raised to the power t -c4 e raised to the power t, और ये t वाली टर्म्स हैं, और ये भी t वाली टर्म्स हैं आगे, लेकिन ये c4 के साथ है, और c2t e raised to the power t, और ये वाली भी इस तरीके से। 3z की वैल्यू आ गई -3 -3 c2 e raised to the power t प्लस 3 c4 e raised to the power t। ये e raised to the power t वाली टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली, -3 ct t e raised to the power t और -7 c3 e raised to the power 4t। ये इन दोनों को मिला के 7 बना ये वाला। ये 3 से आप डिवाइड कर दें राइट हैंड साइड को, तो z की वैल्यू आ जाएगी -c1 प्लस इन दोनों में से आपने e raised to the power 40 कॉमन ले लिया, और 3 से -3 जो है वो 3 से आपने डिवाइड भी कर दिया। तो पहले प्लस वाला c4 लिखा, बाद में नेगेटिव वाला c2, -c2t e raised to the power t और -7/3 c3 e raised to the power 40। सो गोया कि आपको रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम मिल गया। उसमें ये x की वैल्यू है, और ये y की, और ये z की, जो ऊपर हमने कैलकुलेट की थी वो फाइनली हमने यहाँ पे समराइज़ कर दी है।